अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ है FM 98.6 की और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर और मैं हूं कासिम अली शाह। यकीन कर सकता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और ये सारे के सारे जो डेज़ हैं बड़े मज़े के डेज़, मौसम के एतबार से भी और सारी जो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं उनको भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ बड़े मजे के गेस्ट हैं जी, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ जो उनसे है वो उनकी स्पेशलिटी जो उनसी है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है। अली जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अली जैदी साहब की जो उनसे जी वो डिप्टी मैनेजर है मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सेंटर डेस्कॉन में, और अली साहब की जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी HR के हवाले से है। सर बड़ा मुश्किल सा काम नहीं है? काम तो मुश्किल है लेकिन किसी ने तो करना है। तो ये आप कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत आला जी। सर ये बताइए कि HR ये कल्चर पुराना यहाँ चलता है, सेट कल्चर जिसे हम कहते हैं, ये कुछ अरसे से HR के कंसेप्ट सारे आए हैं और पूरे सिस्टम्स बन के और सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हैं जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो हुई। आप समझते हैं कि ये अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा काम है, ज्यादा होना चाहिए, सेट कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल ठीक कासिम साहब, पहले तो मैं आपको और FM 98.6 के तमाम साइमीन को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि सेट कल्चर कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, ऊपर सेट रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो चाहे बोर्ड की शक्ल में हो, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की शक्ल में हो, तो वो सेट का कल्चर रहता है और HR में बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। ऑल्दो HR की अब बहुत सारे ग्रेजुएट्स इस वक्त आपको मार्केट में मिलेंगे और HR का जो डिपार्टमेंट है वो हर कंपनी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन जो एक्चुअल HR का फंक्शन है वो शायद अभी बहुत कम काम हो रहा है और शायद पर्सनल डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो ज्यादा लिया जाता है HR के नाम के अम्ब्रेला में। सर ये जो कंसेप्ट सारा स्टीफन कोवे ने दिया 8th हैबिट का, कि लोग जो उनसे हैं वो एक सिर्फ इनपुट नहीं है और वो सिर्फ मशीनें नहीं है, उनके इमोशंस भी हैं, उनको समझे बगैर और फिर अपने आप को समझे बगैर उनसे अच्छा काम नहीं लिया जा सकता। आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, आपने मरहूम स्टीफन कवी का नाम लिया। लास्ट ईयर आई बिलीव उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट लिया जिसको बड़ा अच्छा वेल रिसीव्ड था और पूरी दुनिया में उनका पहले 7 हैबिट्स फिर 8 हैबिट के ऊपर जो है वो बहुत बात होती रही और मुझे बहुत पसंद है वो 8 हैबिट जिसमें वो लीव ए लेगेसी वाली बात करते हैं कि आपने और हमने तो सबने चले जाना है, लेकिन आप यहाँ पर क्या छोड़ के जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए। तो बिल्कुल this is something which which needs to be जिसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक कंपनी फॉर एग्जांपल डेस्कॉन ही ले लेते हैं, तो वो जो उधर एम्प्लॉयज़ हैं, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेट बना हुआ है जो काम कर रहा है, वो उनको अंडरस्टैंड करना और उनको लेकर चलना, उस हवाले से आपकी सर्विस क्या होती है? मेरा डिपार्टमेंट का नाम जैसे आपने बताया मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर है और इसका काम जो है वो इट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ आवर कॉर्पोरेट HR और हम रिस्पॉन्सिबल हैं जितना भी हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है। मैनेजमेंट स्टाफ का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सुपरवाइजर्स एंड अबव इंजीनियर्स, मैनेजर्स, इवन अप टू जनरल मैनेजर्स, तो जितने भी हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मे है और हम उनके जो है वो ईयरली ट्रेनिंग प्लान्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो साल के अंदर जो अपने टारगेट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। एक बड़े बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं यकीन करूंगा आप जवाब देंगे, इसकी वजह कि हमारे जो सामीन है ये सवाल उनके होते हैं। मैं अक्सर सवाल पूछते बच्चा बन जाता हूँ, तो ये सवाल मेरा ये आएगा आपसे कि कैसे पता लगता है कि फलाने ग्रुप को, फलाने सेक्शन को, फलाने एक पीपल जो ग्रुप है उनको फलानी ट्रेनिंग की जरूरत है? हमारे यहाँ जी एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड जो है वो तरीका अपनाया जाता है। हर साल एक अप्रेजल होता है जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का नाम देते हैं
और उस परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम तमाम सुपरवाइजर्स जो कि अपने स्टाफ मेंबर्स को अप्रेस कर रहे होते हैं, वो उनसे पूछा जाता है कि वो क्या समझते हैं कि उनके स्टाफ मेंबर्स को अगले 1 साल के अंदर कौन कौन से ट्रेनिंग एरियाज या इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं जिसके अंदर उन्हें काम करने की जरूरत है। तो इस सवाल का जवाब जब हमें मिलता है तो फिर हम जो है वो उसको उस सारे के सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हैं और उस कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारे पास एक मोटे मोटे एरियाज आ जाते हैं जिसके ऊपर हमें अपनी तमाम की तमाम एनर्जीज लगा के उन ट्रेनिंग्स और उन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को करना होता है। सर ये ट्रेनिंग का कल्चर तो माशाल्लाह यहाँ 8-10 साल से बहुत अब आया, ट्रेनर्स भी बेशुमार इंट्रोड्यूस हुए, तैयार भी हुए। ट्रेनिंग का कमाल ये कि यहाँ पर ये एक बाकायदा जोन सा है वो बिजनेस बन गया कि ट्रेनिंग कंपनीज भी आई और इसके साथ साथ जोन सा वो ट्रेनर्स भी जोन से वो अच्छे खासे कमाने लग पड़े। आप क्या समझते हैं कि यहाँ ये सोसाइटी, यकीनन हम पाकिस्तानी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनर और ट्रेनिंग क्या कोई तब्दीली लेकर आ सकता है लोगों में? बिल्कुल, आई मस्ट से बिकॉज ट्रेनिंग जो है वो मेरा काम नहीं, मेरा पैशन भी है। सही जी। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिकॉज इस प्रोफेशन ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सही जी। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ और आपसे एग्री करूंगा कि एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर, एज ए फैसिलिटेटर आप बहुत सारे लोगों को, जो भी आपके सामीन होते हैं, जो आपके अटेंडीज होते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सके, तो उनकी लाइफ को आप इम्पेक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप उनकी नीड को समझते हो। सही जी। और ये नीड को समझना जोन सा है, आप नोट करें कि आजकल जो माइंड साइंसेज और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प के जो ट्रेनर्स हैं उनके तो कुछ प्रोडक्ट्स बन चुके हैं कि मुख्तलिफ नामों से वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं और पब्लिक भी आती है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी से हटके जनरल पब्लिक मैंने देखा है और वो भी अटेंड करती है। मैं ये सवाल करूंगा, आप ट्रेनिंग्स की तरफ कैसे आए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी। मैं जो अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैं हार्डकोर आईटी के अंदर अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया। मेरा जो पहला मास्टर्स था वो कंप्यूटर साइंस में था और मैं स्पेशलाइज कर रहा था कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अच्छा। आपने नाम सुना होगा सिस्को सिस्टम्स का, जो कि इंटरनेट नेटवर्किंग की दुनिया में और नेटवर्क की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, अभी स्टिल बहुत बड़ा नाम है। तो उसकी सर्टिफिकेशन और उसकी ट्रेनिंग जो है वो हमारी कंपनी दिया करती थी। अच्छा। और आई वॉज पार्ट ऑफ इट, तो मैं उसका ट्रेनर भी रहा हूँ। अच्छा जी। मैं क्योंकि डिफरेंट शुरू से ही एक ट्रेनिंग सेटअप का हिस्सा था और मेरा इंटरेक्शन जो है वो लोगों से ज्यादा होता था, मशीनों से कम होता था। सही जी। तो मैंने फिर एक दिन सोचा कि शायद नेटवर्किंग या कंप्यूटर साइंस की जो दुनिया है वो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने फैसला किया कि यार मुझे वो काम करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मजा आता है। तो फिर मैं जो है वो एक तालीम बालगा का कोर्स किया और मैंने फिर एचआर के अंदर मास्टर्स कर लिया इन 2006। बहुत जबरदस्त। ये कोई शक नहीं है कि पैशन के बगैर इस दुनिया में आना और इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है। एचआर और बिलखुसूस ट्रेनिंग की दुनिया में ये बजाय है कि सारे पैशन वाले लोग हैं, जिससे भी मैंने पूछा और बिल्कुल आप भी शामिल हैं उस लिस्ट में कि पैशन वाले लोग इधर सर्वाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर कोई बंदे को कहा जाए कि यार ये चीजें आपने किसी को सुनना है या किसी को सुनाना है तो लोग 1-2 दफा तो शायद कर लें, लेकिन कॉन्टिन्यूसली ओवर द ईयर्स जो है हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने शायद वो नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली यू आर राइट के पैशन वाले लोग जो हैं वही सर्वाइव करते हैं लॉन्ग टर्म। नो डाउट जी। सामिन मैं बताता चलूं कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और हमारा नंबर है 0423 628 2620। मैसेज भी कर सकते हैं 8881 पे। अली जैदी साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक का टाइम भी पास ही है। वेलकम बैक सामीन, कासिम अली शाह मंजिल का मुसाफिर और आज हमारे साथ अली जैदी साहब हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे यूथ की, आज पाकिस्तान में एक बड़ी मिकदार देखते हैं कि 9 करोड़ से ज्यादा जो सी यूथ है और यूथ फेस्टिवल भी है और यूथ जो सी एहतजाज भी कर रही है, कोई इनकलाब लाने की कोशिश भी कर रही है, एक यूथ मुखालिफ भी खड़ी है इनकलाब की। तो ये जो यूथ है, एक बड़ा अलमिया बयान किया जाता है कि गाइडेड मजाइल हों तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यूथ गाइडेड ना होना तो बड़ी खतरनाक बात है। और हमारे पास वाकई गाइडेड मजाइल है, यूथ गाइडेड नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे इर्द गिर्द कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं,
ये हम प्रोफेशनल बन चुके हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, या कुछ जुमले ऐसे बताएं कि इनके लिए पाथवे बन जाए, इनके लिए आसानी हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान मेरे ख्याल है वो चंद ममालिक में से है जहाँ पे जो है वो यूथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसका रेशो देखें एज कम्पेयर टू जो है वो आपके मॉडर्न या डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनको बेसिकली इंगेज करने की ज़रूरत है और इनकी जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस वक्त यूथ का मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इशू है, अगर हम बात करें कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उसकी उनकी जो एक्चुअल जो है वो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर उसकी क्या जो है वो अहमियत है, कहाँ पे वो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे देयर इज अ डिस्कनेक्ट। और मैं क्योंकि एचआर का आदमी हूँ तो जितना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा है, तो अगर आप मुझसे पूछें तो कंपनी को लोग काम के नहीं मिलते। और जब हम यूथ से पूछें तो यूथ कहती है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ये बड़ा संजीदा इशू है, वैसे बहुत ज्यादा संजीदा इशू है। इसके ऊपर कभी अगर मौका मिले तो हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने एक वर्कशॉप डिजाइन किया है जिसका मैं नाम है आर्ट एंड साइंस ऑफ जॉब हंट। अच्छा जी। और उसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि लोग नौकरी जो है वो उसके पीछे भागते हैं, वो काम नहीं ढूंढते हैं, वो नौकरी ढूंढते हैं। बड़ा अलमिया ये सही। तो जो है वो यूथ को मेरा जाती ख्याल है या मेरा मशवरा है कि वो जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उस स्किल के ऊपर जाएं जिसको वो समझते हैं कि यार इसको वाकई किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। सर, ये आप इंटरव्यू भी कंडक्ट करते होंगे और लोग आपके पास जब जॉब के लिए आते हैं, आपको ऐसा भी एक्सपोजर रहा होगा, आप क्या देखते हैं किस किस्म के मसाइल यूथ के साथ होते हैं जो इन्हीं बंदा हैरान होता है यार इसने एमबीए किया हुआ, डिग्री नहीं हुई है, लेकिन इसको ये तो रखने के काबिल नहीं है, ताकि लोगों को याद रहे कि अली जैदी साहब आए थे, हमें कुछ चीजें ऐसी बता गए कि अगर हम इन पे काम करें डिग्री लेने के दौरान ही तो आने वाला वक्त हमारा बेहतर हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है और इसका सवाल का जवाब आप ऑलरेडी पहले दे चुके हैं जब आपने बात की कि हमारे पास जो है वो गाइडेड मिसाइल तो हैं लेकिन अनगाइडेड यूथ है। तो अगर इसको ज्यादा एक्सपैंड करें तो इवन अनगाइडेड लोग हैं, इवन यूथ भी नहीं, हमारे जो बुजुर्ग भी हैं, मतलब अगर उनकी भी बात करें तो उनके पास कोई सच कोई मंजिल क्लियर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। वो 60 साल के बाद अगर कोई रिटायर हो जाता है तो उसे नहीं पता होता। हमारी ख्वातीन जो हैं वो जब अपने बच्चों की शादियां कर चुकी होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है। तो मेरा ख्याल है मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा ख्याल है यूथ को मैं सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि अगर वो अपने मकसद उसके अंदर अगर क्लैरिटी ले आए तो दिस विल बी ग्रेट सर्विस फॉर देयर ओन कैरियर और दिस विल बी अ ग्रेट सर्विस फॉर द नेशन आल्सो। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यू लेने बैठे हुए हैं और मुझे एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ने उनके डिपार्टमेंट में जो कैरियर से रिलेटेड सारी काम करते थे और उन्होंने बुला लिया कि ये हमारे एमबी हैं और इनके आप इंटरव्यूज लें और सोचें और बताएं कहाँ जाएं ये। तो मुझे बड़े मजे के तजर्बे हुए। आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? यकीनन आप तो प्रोफेशनली डेस्कॉन में भी जॉब और उससे पहले भी आपका मजे का एक्सपोजर रहा, कैसे तजर्बे थे आपके यूथ के साथ? मेरा डेस्कॉन से पहले एक कंपनी के साथ मेरा ताल्लुक रहा है जहाँ पे जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स थे और वो यहाँ से लोकल मैन पावर को हायर करके ओवरसीज में प्लेस करते थे। अच्छा जी। वहाँ पे बड़े मजे के एक्सपीरियंस होते थे। जब हम कैंपेन्स लॉन्च करते थे तो बाहर से लोग आके जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया करते थे। तो लोग इतनी तादाद के अंदर आ जाते थे और एक साहब जो है वो अगर वो किसी इलेक्ट्रिशियन
का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर हम किसी प्लम्बर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वही साहब जो है दोबारा प्लम्बर बन के आ जाएंगे। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो सिचुएशन होती थी। सही जी। और ये ज्यादा नहीं आपने देखा, हमारे यहाँ एक्सपर्ट ही नहीं है लोगों में, कई चीजों में हर फन मूला है हर बंदा, और हर बंदा ही जोन सा है वो बड़ा सा एंकर बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा सा एचआर मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा है, बड़ा सा ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक छोटी सी जो स्किल है वो उसके पास नहीं है। ऐसा है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें देखिए स्किल्स की तरफ तो हम जाते ही नहीं। काम शायद जो है वो हमारे लिए एक वो वाइट कॉलर काम, जिसके अंदर एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप जो है उसके ऊपर हम अगर कोई काम कर रहे हो तो वो काम है, और इसके अलावा अगर कोई और काम करना पड़ जाए तो वो शायद हमें बहुत बुरा लगता है कि यार ये तो भाई हम नहीं कर सकते। किस्म के ज्यादातर लोग हैं, ऐसे देखा है आपने? काम चोरी है, सुस्ती बहुत ज्यादा है। मैं लोगों के साथ, मेरा मजे का एक्सपीरियंस रहता है, मैं हैरान होता हूँ कि हर बंदा तरक्की करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता। यानी लोग चाहते हैं कि जी बड़े इंसान बन जाएं और काम भी ना करना पड़े। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं हो गया वैसे अब? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा है। और मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन है जो कि मेरा ख्याल है यूथ को बहुत ज्यादा तंग कर रही है, जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है यूथ के अंदर। सही, बगैर टिकट के लॉटरी निकालना चाहते हैं ये बहुत ज्यादा हो गया। एक जबरदस्त गाना सुनते हैं अली साहब, आप अगर इजाजत दें, और बड़ा डिस्को किस्म का सुनते हैं जी, और शाम सबकी रंगीन कर देते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं तो सामीन जोन सा है वो सवाल हम करेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जोन सी हैं वो कौन सी हैं, उन्हें कैसे पैदा किया जा सकता है। साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। ये हमारी जवानी का गाना था अली भाई। ये किसी जमाने में 90s के एंड पे और 2000 के स्टार्ट पे, जब हम इंतहा के जवान, आतिश जवान थी, तब ये गाना सुन के हम बड़े हैरान हुआ करते थे कि क्या गाना है वैसे, है ना जी? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी, आपने ये गाना चला के मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है वो इस वक्त कनेक्ट कर दिया है, बिकॉज इस गाने से हमारी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता है, जवानी जुड़ी हुई है जी। जिस जमाने में बसंत जो है वो जोबन पे अलाउ करती थी, इन अर्ली 90s की अगर हम बात करें, सही जी, तो उस वक्त जो है वो ये गाना जो है वो हम बसंत का गाना जो है वो लगा के हम इसके ऊपर एंजॉय करते थे। गाने तो बहुत होते थे, लेकिन इस गाने में एक वो खास बॉन्डिंग है जो कि हमारे दोस्तों के ग्रुप के अंदर थी। नो डाउट। वैसे भी देखे ना जी, गाने याद करा देते हैं कि इस दौर में ये गाने और इस तरह से थे, और वो सारी फीलिंग्स पुरानी एक्टिव हो जाती हैं, अंदर सोए हुए सारी यादें और फीलिंग्स और एहसास जाग जाते हैं कि यार ऐसे था, और ऐसे जो सा ना एंकर हो जाते हैं गाने, कोई शक नहीं ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हम बात कर रहे थे, मैंने भी देखा है पढ़ाने के दौरान भी, और यकीनन आपने अपने जॉब के एक्सपोजर एक्सपीरियंस में भी देखा होगा कि जो लोग आते हैं उनके पास डिग्री होती है, MBA किया होता है उन्होंने, या वो इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्किल्स नहीं होती जिनको हमने नाम दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो लाजिम है। वो हमें बताइए कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक जॉब या अच्छी जॉब के लिए जरूरी है एक बंदे में होने? देखें, टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो स्किल की लिस्ट तो बहुत लंबी है जी जी, बहुत लंबी है जी। लेकिन तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जी जी, जिसके ऊपर अगर मैं कहूँ कि अगर हम सिर्फ इस स्किल के ऊपर हम फोकस कर लें तो बाकी स्किल्स जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी कॉमन स्किल है, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम या टाइटल देते हैं। और एक चीज की वजाहत शायद मैं जरूर समझूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब लैंग्वेज स्किल्स या टेढ़े मुंह से अंग्रेजी बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि उसका मतलब यह है कि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स जो हैं और दूसरे जो है वो काउंटर पार्ट को कन्वे कर सके, समझा सकें। सही जी। और ये बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ तो जोन सा ना जी, वो बंदा समझ नहीं आता, 3-3 4-4 साल साथ जॉब करके भी और टाइम गुजार के भी सबॉर्डिनेट्स की भी कईयों की समझ नहीं आती। चंदा की ये वैसे बहुत बड़ा डिलेमा है। ये बहुत, जिससे भी आप बात करें, जिसको मर्जी बुलाएं, वो यही बात करेगा कि जी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। सही जी। कोई सीरियस एफर्ट जो है वो आपको ना स्कूलों में नजर आएगी, ना कॉलेजों में नजर आएगी, ना यूनिवर्सिटीज में नजर आएगी, बिकॉज ये स्किल जो है वो इट इज टेकन एज ग्रांटेड
कि शायद क्या बोलना ही है, तो बोलने का क्या इशू है, जो मुंह में आएगा बोल देंगे। सही जी। सर टैलेंट डेवलपमेंट पे आप की स्पेशलिटी भी है और आप काम भी कर रहे हैं, ये क्या है सारा टैलेंट डेवलपमेंट और इसमें क्या काम आप कर रहे हैं? टैलेंट डेवलपमेंट जो कि एक टर्म एचआर में कॉइन हुई, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड टैलेंट। ओके। और वो ऑब्वियसली आपके लिए या उस कंपनी के लिए कोई ना कोई चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सही। और उसको यू नीड टू डेवलप। जैसे जो है वो कोई भी चीज है, उसको अगर आप पॉलिश ना करें, डेवलप ना करें, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेरिश हो जाती है। तो टैलेंट भी एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर अगर हम काम ना करें तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती है, इररिलेवेंट होना शुरू हो जाती है। सही जी। तो उसको अप टू डेट रखने के लिए, सही जी, और उसको रिफ्रेश कराने के लिए, सही जी, आपको एक कांस्टेंट रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। और टैलेंट डेवलपमेंट जो है वो भी इसी चीज का नाम है। और बेसिकली आपकी जो स्टाफ है उसको आप किस तरीके से डेवलप करते हैं, उसको हम टर्म यूज कर देते हैं कि इट्स टैलेंट डेवलपमेंट। अच्छा, ये चैम्बर का क्योंकि मतलब रेडियो चैनल 98.6 जोन्स है, इसमें बिजनेसमैन भी सुन रहे होंगे यकीनन। आप एक ऐसी छोटी कंपनी, छोटा इदारा जिसमें बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं है एज सच, लेकिन वो चाह रहे हैं को एचआर को इंट्रोड्यूस कराना और इन कंसेप्ट्स को, इन चीजों को ऐड कराना, आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? मैं उनको सजेस्ट ये करूंगा कि पहले तो उन जो सीईओज हैं उन कंपनीज के और जो सेठ हैं उस कंपनीज के, उनको एचआर का कोई कोर्स, कोई किताब, कोई मटेरियल जो है वो पढ़ लें। बिकॉज अनलेस अनटिल वो खुद कन्विंस नहीं होंगे, तो आप जितना मर्जी बड़ा एचआर डिपार्टमेंट खड़ा कर दें, जितने मर्जी क्वालिफाइड लोग ले आए, तो वो कन्विक्शन जब तक उनकी नहीं होगी तो वो शायद आगे कैस्केड नहीं हो पाएगी। नो डाउट अबाउट इट, ऐसा है। नहीं, जो लोग जानते नहीं है, जब वो जानेंगे नहीं तो वो इम्प्लीमेंट उसको और कहाँ पर प्लेस करेंगे, प्रॉब्लम है। ऐसा सही बात कह रहे हैं सर। एक इदारा, उसका विजन कैसे बिल्ड होता है? लाइक कोई कंपनी XYZ, कोई कंपनी, नाम नहीं लेते, उसका विजन और फिर उसके एम्प्लॉयज का विजन कितना मैटर करता है? देखिए, विजन उतना ही मैटर करता है जितना हमारा जो है वो विजन मैटर करता है। विजन का मतलब हमें आंख से जो कुछ नजर आ रहा है और जहां तक नजर आ रहा है और जो कुछ नजर आ रहा है, यही विजन है हमारा। इन्हीं आंखों से जिनको अल्लाह ने ये नेमत दी हुई है, उनको जो जो कुछ नजर आ रहा है, या जो अकल की आंख से देख रहे हैं, उनको जो जो कुछ नजर आ रहा है, इसको हम विजन कहते हैं। और इसी को अगर हम जो है वो थोड़ा से बड़े स्केल पे ले जाएं, तो कंपनीज के विजन जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जनरली कंपनी के ऊपर जो है वो चंद लोग बैठ के एक बड़ी हाई फाई किस्म की अंग्रेजी की स्टेटमेंट जो है वो उसको इन्वेंट किया जाता है और फिर उसको जो है वो एज ए विजन स्टेटमेंट के नाम से पूरी कंपनी के अंदर पहनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इशू वहां आता है जब आप उस कंपनी के लोग जो उस कंपनी को चला रहे होते हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होते। जी, वो समझते नहीं है कि वो विजन क्या है। आप क्या समझते हैं कि एक सेठ या एक मालिक के कंपनी का सबसे पहले किसको वो हायर करे, जहां से कंपनी में एचआर, अब वो समझ गया एचआर की अहमियत, यानी हम मान गए हैं कि एचआर बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हायर किसको करेगा इस सिस्टम्स को बनाने के लिए? अगर आप एचआर की जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं उस हवाले से अगर आप सवाल कर रहे हैं, जी जी, तो ऑब्वियसली पहले जो है वो हायरिंग, ऑब्वियसली उसे एक एचआर जर्नलिस्ट की जरूरत है जो कि पूरे के पूरे एचआर को समझता है और उसमें रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग का फंक्शन आता है।
फिर आपने जो उनको रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पनसेशन देनी है सही जी। जो कि एट पार होनी चाहिए मार्केट के साथ, सही वो जी। वाला फंक्शन आता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, सही जी। ये फंक्शन आता है। सही जी। तो उसको एक HR जर्नलिस्ट आई बिलीव कि अगर वो एक हायर कर ले सही जी। टू स्टार्ट विद, उसको नाम कोई भी दे दे, HR मैनेजर दे दे, HR डायरेक्टर दे दे, सही HR जी। हेड दे दे, सही जी। बट समवन हु अंडरस्टैंड्स द होल HR पिक्चर, सही जी। और वो आके आपको जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जो है वो आपको बना कर दे। लेकिन मुझे उनकी हायरिंग के बाद जो पहला काम मैं कहना चाहूंगा उन सेट्स को या उन CEOs को करना चाहिए, वो पहले उस HR के स्टाफ मेंबर को अपने बिजनेस की इनसाइट दें, सही जी। बिकॉज वो जिस भी फील्ड से आ रहा सही है जी। उसको अगर आपकी इंडस्ट्री का, पता नहीं है। आपकी कंपनी के डायनामिक्स का नहीं पता, सही जी। वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। नो डाउट। तो पहले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंपनी का साइज क्या है और कहाँ काम करते हैं, तो आप उस आदमी या उस खातून को जिसको आप हायर कर रहे हैं उसको अपनी कंपनी की और अपनी इंडस्ट्री की फुल नॉलेज दें, सही जी। सो दैट कि वो अपनी सही। जितनी भी HR की टर्मिनोलॉजीज है और सही। HR के सिस्टम्स हैं वो सही। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेलर करके सही जी। लेकर आए। अच्छा, आप कंसल्टेंसी का भी आपका कोई रहा है ऐसा एक्सपोजर कि HR के हवाले से कंसल्टेंसी कभी आपने दी हो, या कॉल आई, या आइंदा से कॉल भी आ सकती है? फ्यूचर में जरूर प्लान है, लेकिन सच कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस उस तरह नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैंने HR कंसल्टेंसी जो है वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी जो है सही जी। उसके अंदर कुछ काम सही किया जी। था। सही जी। बहुत आला जी। मेरा ख्याल है गाना सुन लें जी, ये क्योंकि HR का टॉपिक बड़ा खुश्क सा होता है, इसको जो सा ना रंगीन बनाने के लिए गाना ऐड करना बिल्कुल जी, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें जो है वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। ले जी, एक गाना सुनते हैं जबरदस्त सा, और गाने के बाद वापस आते हैं और नई मजे की बातें अली जैदी साहब के साथ करते हैं। वेलकम बैक, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं अली जैदी साहब है। अली साहब, जब भी कोई कंपनी चलती है और उसके बाद उसे HR की भी अहमियत पता लग गई, HR मैनेजर भी रख लिया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो एक बड़ा ग्रुप अगर है तो उसके पास अपने ट्रेनर हो सकते हैं, और या अपने लोग जो सीनियर्स हैं वो ट्रेनिंग दे देते हैं। लेकिन ऐसा चैलेंज भी आता है कि हमें ट्रेनर हायर करना पड़ता है बाहर से। कुछ तो इधर देख रहे हैं, कुछ कंपनी से ट्रेनिंग की ऐसी हैं जो बाहर से ही ट्रेनर मंगाती हैं, दूसरे कंट्री से, श्रीलंका से या इंडिया से कहीं से मंगवाती हैं। आपको इस हवाले से क्या ऐसे चैलेंज हैं जिनका सामना करना पड़ता है? एक इशू जो है वो तो ये है कि बिकॉज हम लोग एक इंजीनियरिंग कंपनी है, अच्छा जी, और एक टेक्निकल कंपनी के होने के नाते से हमें जो ज़्यादातर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो कुछ टेक्निकल नेचर अच्छा की होती हैं, और क्योंकि एक ख़ास नीश के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टीज जो है वो बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो हमारे लिए इन हाउस रिसोर्सेज जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, सही जी, उनसे हमें इस्तेफादा करना पड़ता है। सही जी। और चैलेंज ऑब्वियसली ये होता है कि वो लोग तो बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें काम बिल्कुल बहुत अच्छा आता होता है, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, वो अगेन इट्स एन आर्ट, नो डाउट, जिसके ट्रेनर्स पैसे लेते हैं और जिसको हम और तमाम लोग जो है वो बहुत जो है ना वो शौक से सुनते हैं। तो वहां पे कुछ चैलेंज आता है, लेकिन जो है वो मेरा ख्याल है कि अगर बात की जाए तो इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर मेरा ये समझूंगा कि जो इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं आपके, जी, चाहे वो टेक्निकल एरिया में हो, चाहे वो आपके किसी फंक्शनल एरिया में हो, तो उनको जो है वो उनकी एक्सपर्टीज जो है वो उसको हमें एक कैश करना चाहिए, और उनको जो है वो फर्दर पॉलिश करके और उनसे जो है वो ट्रेनिंग करवानी चाहिए। मुझे पता है कि ये मैं कह रहा हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वो बहुत नाराज होंगे, लेकिन दिस इज द हार्ड फैक्ट।
और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन हाउस ट्रेनिंग कल्चर जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा आजकल बात हो रही है और काम हो रहा है। और हम भी अपनी कंपनी के अंदर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इन हाउस ट्रेनर्स जो हैं उनका एक अच्छा पूल जनरेट करें, सो दैट कि हम जो ट्रेनिंग मैन आवर्स हैं वो उनको इंक्रीज कर सके मैनी फोल्ड्स। फ्यूचर क्या देखते हैं ट्रेनिंग का, ट्रेनर्स, ट्रेनिंग का और इन सब चीजों का अगले 5 साल बाद? हम यकीनन आज से 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। अगर जाएं पीछे जाएं तो आपको वक्त याद होगा जब हम नया नया फायज सियाल को सुनना शुरू हुए और ये सारे लोग जब लेकर आए तो बड़ा एक हटके था, क्योंकि हम लोग यहाँ के आदी थे सिर्फ मजहबी तकरीरें सुनने के। हम अपनी इस्लाह भी उससे करते थे। सेल्फ हेल्प और ये टर्मिनोलॉजीज ये आई को पिछले चंद सालों में। 5 साल बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या तब्दीली आएगी और ट्रेनिंग का फ्यूचर क्या होगा यहाँ पर? मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है, बल्कि आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि जो ट्रेनिंग का और ट्रेनर्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत इम्प्रूव होगा, बिकॉज क्योंकि अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको एज ए प्रोफेशनल जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जैसे जैसे इसके अंदर कंपटीशन आएगा तो मुझे लगता ये है कि इसका मेयार बहुत इम्प्रूव होगा। लीडर का कितना फैक्टर होता है? किसी भी कंपनी को लीड करने वाले लोग, क्या सिर्फ लीडर ही कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा सकता है या फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम है, उसका भी कोई किरदार होता है? देखिए, लीडर एक बड़ी कंफ्यूज सी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं और इसको एक गलत जो है वो रंग में जो है वो समझा जाता है कि शायद जो जिसके पास पोजीशन है वही शायद लीडर है, और जो जब तक आप किसी पोजीशन के ऊपर नहीं पहुंचेंगे या किसी कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर या हेड नहीं बनेंगे तो आप शायद लीडर नहीं हैं, आप लीड नहीं कर सकते हैं। हर बंदा लीडर है और अगर वो 2 या 4 लोगों को मैनेज नहीं भी कर रहा है तो एटलीस्ट वो अपने आप को मैनेज जरूर कर रहा है। कैसे वो टाइम गुजार रहा है, वो क्या सोच रहा है, कहाँ जाना चाहता है, और जो उसकी फैमिली है उसको भी ऑब्वियसली वो लीड कर रहा होता है। नो डाउट अबाउट। तो लीडर, मैं समझता हूँ कि लीडर जो है ना वो लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका मैं बहुत बड़ा जो है वो फैन हूँ। उसको जो है वो हमें मेरे ख्याल ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है कि हर बंदा जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर लीडर होता है। नो डाउट अबाउट इट। सर, कैसे डेवलप करते हैं सिस्टम्स के टैलेंट को, कैसे डेवलप करते हैं और कैसे डेवलप किया जा सकता है इन सिस्टम्स को? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। हम जनरली ये समझते हैं, अगेन जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरे जो साथी और मेरे जो दोस्त हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिनका ताल्लुक है वो शायद नाराज हों, लेकिन दिस इज द फैक्ट। मैं नाराज नहीं होऊंगा जी, मैं वादा कर रहा हूँ। थैंक यू काजिम साहब। जनरली हम हर इशू को जो है वो ट्रेनिंग इशू समझते हैं और उसको किसी ट्रेनिंग इवेंट के साथ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि यार आजकल क्या लोग जो है ना वो शायद मोटिवेटेड नहीं है, तो यार ऐसे कोई मोटिवेशन के ऊपर ट्रेनिंग करवा दें। ठीक है, ये लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तो एक टीम बिल्डिंग का कोई इवेंट करवा दें। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पहले हमें उस इशू को समझने की जरूरत है और फिर उसके जो है वो डायग्नोसिस करके कि ये डिसाइड करें कि क्या ये ट्रेनिंग इशू है, ये तो नहीं है कि कोई और वजह है जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन ठीक नहीं है और उनकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो टीम डायनामिक्स है या केमिस्ट्री है वो नहीं मिल रही है, या ट्रस्ट का इशू तो नहीं है, या कोई हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं, या उस बंदे या उस खातून के घर के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से, या उसका बॉस के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये जो है ना वो इस किस्म का बिहेवियर जो है वो आ रहा है। तो पहले तो इसको समझने की जरूरत है। और जहाँ तक टैलेंट डेवलपमेंट की बात है तो कहते हैं देयर आर 3 E's ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। एक ई ऑब्वियसली ट्रेनिंग का मैं बंदा हूँ तो एक तो ऑब्वियसली एजुकेशन है, दूसरा ई एक्सपीरियंस है, एंड तीसरा ई एक्सपोजर है। तो हम डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो सारा का सारा वेट जो है हम ट्रेनिंग
इवेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि कोई ट्रेनिंग करवा दो, कोई ऐसा प्रोग्राम करा दो जिससे ये बंदा जो है वो डेवलप हो जाए। एक सर्वे के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोर लेस 60% जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, 60 to 70% अगर आप कह लें, तो ये जो डेवलपमेंट होती है ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड डेवलपमेंट होती है, जिसमें आप लोगों को कह देते हैं, जिसको आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का नाम दे दें, आप डिफरेंट असाइनमेंट्स का नाम दे दें, कोई आप उसको स्ट्रेच असाइनमेंट दे दें कि ये आप करके देखें, तो उससे जो लोग सीखते हैं वो 60 to 70% उनकी डेवलपमेंट उससे होती है। फिर मोर लेस 20% डेवलपमेंट जो है वो एक्सपोजर से होती है। आप किसी ऐसे इवेंट में भेज दें जहाँ पे वो एक्सपोज हो डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ, कोई ऐसा जो है वो काम करें, उसको शेडोइंग का मौका दे दें, किसी ऐसे जो है वो एक्सपर्ट के साथ, किसी ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, किसी ऐसे फाइनेंस मैनेजर के साथ या एचआर मैनेजर के साथ आप एक यंग बंदे को अटैच कर दें और उसे कहें कि यार आपने शेडो करना है। शेडो का मतलब ये है कि जो वो कर रहा है आपने सिर्फ उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे काम कर रहा है। मुझे और आपको भी याद होगा कि हमने भी जो ड्राइविंग शायद सीखी है, मैंने एटलीस्ट जो ड्राइविंग या मोटर बाइक सीखी है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखी है। बिल्कुल सही। बच्चे भी थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा टूल है। और तकरीबन 10% डेवलपमेंट जो है लोगों की, जिसको हम टैलेंट डेवलपमेंट कहते हैं, वो थ्रू डिफरेंट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो इवेंट्स के थ्रू जो है वो होती है। सर कहाँ देखते हैं 5 साल बाद अपने किस विजन के साथ चल रहे हैं? ये बड़ा मजे का सवाल है इस एतबार से कि कंपनी के साथ साथ हम तो कायल है ना, चल के बंदे हैं, हमारे भी विजन है, तो किस विजन के साथ और कहाँ 5 साल बाद खुद को देखते हैं? बड़ा आपने डिफिकल्ट सवाल किया। आई होप के मेरी कंपनी के लोग ना सुन रहे हैं उसको। मेरे अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अंदर से उमड़ के बाजुकात बाहर आती है। आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और सूनर और लेटर मेरा विजन ये है कि मैंने तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करनी है। और जॉब्स का ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत हाई फाई किस्म की जॉब्स हों, वो तमाम के तमाम हमारी जो यूथ है, हमारे जो इवन इंक्लूडिंग जो हमारे बेगर्स हैं, उनको कैसे एंगेज करना है दैट कि इस लानत से हम जो है वो छुटकारा हासिल कर सकें। और जो ऐसे लोग जो कि अपनी इनिंग्स समझते हैं कि शायद हम खेल चुके हैं, वो हमारे जो है वो 60 साल से रिटायर हो गए और घर में सिर्फ टीवी और फोत होने का इंतजार। ये बड़ा चैलेंज है, बुढ़ापे में सिर्फ इंतजार करना शुरू करता है कि एक दिन हमने चले जाना है, बस थोड़े दिन रहेगी। बिल्कुल। और हमारी बहुत सारी ख्वातीन हैं जो कि घरों में सिर्फ कुछ नहीं कर रही सवाए जो है वो रिसाले पढ़ने के। बड़ा काम है वैसे, रिसाले पढ़ने के हम तो कर ही नहीं सकते। या जो है वो लोगों की बातें करने की, या जो बड़ा काम है वैसे, उनसे पूछे तो कहेंगे जी बड़ा काम है वैसे। बिल्कुल। हम घर जाएंगे वैसे वापस बातों के बाद। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बात बड़ी शानदार लगी आपकी कि जब तक एक बंदा ये नहीं सोचता कि मैंने जॉब देनी है, यकीन कीजिएगा ये बहुत बड़ी सोच है। और ये सोच जब तक हमारी कौम में, यूथ में, आज के नौजवानों में नहीं आती कि हम सिर्फ जॉब लेने वाले नहीं होंगे, कल को हम जॉब देने वाले भी होंगे, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सब इनकलाब जो उनसे हैं वो नारों तक हैं, जब तक ये सोच नहीं आती कि यहाँ की यूथ इस कदर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी हो कि वो अपने टैलेंट को इंगेज करे, उस टैलेंट को यूटिलाइज करे, उस टैलेंट से मुल्क की खिदमत भी हो और ये मुल्क भी तरक्की करे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का भी और आपकी इतनी खूबसूरत बातों का भी। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच। सामीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ अगला प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।